So, guys, good evening, all of you. And today again, we were discussing about the deemed reappointment of a retiring director, and we had to continue after that. बट वो कंटिन्यू करने से पहले आई सजेस्ट कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितने हमने पेजेस पढ़े हैं. हमने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहले तक सारा हमने डिस्कस कर लिया था, बट हम एक बार क्या करते हैं कि लेट अस जस्ट रिवाइज इट वंस. एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं आगे चलने से पहले ना, तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कर लेंगे रिवाइज ना. शुरू से, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसमें थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा बट समझ के. तो हम बता रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स. ठीक है, और डायरेक्टर कौन होता है, जिसको मतलब कि डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी. तो डायरेक्टर्स बेसिकली इंडिविजुअल्स थे जो बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. ठीक है, जिसका कोई फिजिकल बॉडी या माइंड नहीं है, तो उसको डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा. अब शेयर होल्डर्स क्योंकि फिजिकली मैनेज नहीं कर सकते, इतने सारे होते हैं, तो इसलिए अगर वो सारे करेंगे मैनेज तो मिसमैनेजमेंट ही होगी और कुछ नहीं, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो डायरेक्टर्स को विद इन दी परमिसिबल लिमिट शेयर होल्डर्स से भी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर आउटसाइडर से भी. अच्छा, फिर हमने पढ़ा था एक लीगल पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर्स की. हमने बताया था कि एक तो लीगल पोजीशन के केस में एक तो कभी कभी ये एजेंट भी होते हैं कंपनी के. प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है क्योंकि लॉ ऑफ एजेंसी लग जाता है. तो उस केस में क्या था कि एज एजेंट ये कंपनी के बिहाफ पे कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं और उससे फिर कंपनी बाउंड हो जाती है इनके ट्रांजैक्शन से, इनके एक्शन से, और कंपनी उस केस में इनको नेगेट नहीं कर सकती इनके उन डिसीजंस को जो ये एज एजेंट्स लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने ही इनको एम्पावर किया था वो डिसीजंस लेने के लिए अपने बिहाफ पे. और या फिर ये इनको डायरेक्शंस नहीं दे सकती कंपनी कि आप दूसरा कोई डिसीजन ले लो अपने डिसीजन को छोड़ के. बस ये ज़रूर कर सकती है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कि कंपनी इनको रिप्लेस कर सकती है विद द डायरेक्टर्स ऑफ इट्स ओन चॉइस. ठीक है, और फिर दूसरा बताया था कि ये ट्रस्टीज़ भी होते हैं कंपनी के. एज ट्रस्टीज मैंने बताया था कि इनको ध्यान रखना होता है कंपनी की प्रॉपर्टीज़ का, पैसे का, ट्रेड सीक्रेट्स का. ठीक है, तो डायरेक्टर्स की एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है कंपनी के साथ और ना किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर के साथ. और अगर ये रिलेशनशिप टूटती है, अगर इसकी वजह से कोई इलीगल एक्ट की वजह से अगर कंपनी का कोई नुकसान होता है, तो जो डायरेक्टर्स जिम्मेवार हैं उन इलीगल एक्ट्स के लिए वो कॉम्पनसेट करेंगे कंपनी को. ठीक है, तो डायरेक्टर को एक ऑफिसर भी मान लिया जाता है कंपनी का. और ऑफिसर क्या होता है, ऑफिसर या डायरेक्टर दोनों ये एम्प्लॉय माने जाते हैं कंपनीज एक्ट में ना, कई जगहों पे. कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड कह देते हैं. ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए हमेशा बोर्ड में. एक ही डायरेक्टर डिसीजंस नहीं ले सकता. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग. कोरम होना चाहिए डिसीजंस लेने के लिए. अगर मीटिंग नहीं हो पाती तब भी ये मिलकर ही डिसीजंस लेते हैं, अगर बिना मिले ले लें तब भी, लेकिन ये कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा था कि कंपनी मस्ट हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सेक्शन 149 में सेक्शन 149(1) कह रहा था कि इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर्स होंगे. इंडिविजुअल्स के अलावा कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट फर्म, एओपी नहीं बन सकता डायरेक्टर. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन कंपनी में 1. मैक्सिमम 15 होते थे. ठीक है, और अगर 15 से ज़्यादा पॉइंट करने थे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था. गवर्नमेंट कंपनी को ये एग्जेम्पशन है इस रूल से. ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) जो कह रहा है कि हाँ 15. ठीक है, भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये पॉइंट करना है. और ये भी बोला था ना कि डायरेक्टर 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इससे गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी एग्जेम्प्टेड है. लेकिन कंडीशन वही थी कि सेक्शन 137 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली फाइल करने हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं करना. और एनुअल रिटर्न भी जो सेक्शन 92 में फाइल करनी है वो टाइमली करनी है, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं करना. ठीक है, वुमेन डायरेक्टर का हमने पढ़ा था. अब ये क्या था, फर्स्ट प्रोविजन टू 149(1) वो हो गया 15 डायरेक्टर वाला कि उसमें ज़्यादा एसआर पास करना है ज़्यादा करने के लिए उससे. सेकंड प्रोविजन 149(1) वाला क्या था कि हर मतलब इन क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज में कम से कम
एक वुमेन डायरेक्टर तो हो गई, ऐसा रूल 3 ने कहा है ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स, और इसको सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) भी कह देते हैं। कौन सी कंपनियों में होना चाहिए? एवरी लिस्टेड कंपनी में, हर एक लिस्टेड में या फिर पब्लिक कंपनी में जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा या टर्नओवर 300 करोड़ या उसके ज्यादा है, ठीक है। और ये टर्नओवर और शेयर कैपिटल कौन सी डेट को देखना है? एज ऑन दी लास्ट डेट जो थी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। अच्छा, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को कितनी देर में लेके आना है वुमेन डायरेक्टर को? अगर इसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए वुमेन डायरेक्टर के, तो वही इसको जब से इनकॉर्पोरेशन हुई है उसके 6 महीने के अंदर इसको लेके आना है, अगर ऊपर वाली, जब भी इन्होंने ऊपर वाली 2 कंडीशनों में से एक भी सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। और लिखा था क्योंकि एक भी कंडीशन दोनों में से। अच्छा, फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी आपको बताया कम से कम 3 महीने तो मिलते ही हैं उसमें, तो या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब है, जब से वैकेंसी हुई है, या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, मतलब डेट ऑफ वैकेंसी से 3 महीने या फिर अगली बोर्ड मीटिंग जब भी है विच एवर इज लेटर, तो कम से कम 3 महीने तो मिल ही रहे हैं, तब भरी जाएगी वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लेना, इसको हम पढ़ चुके हैं कई बारी। रेजिडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब था कि एक डायरेक्टर तो ऐसा होना ही चाहिए जो इंडिया में रहे, ठीक है, जिस फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। और न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में अगर मान लो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और अभी दिन ही 90 बच गए हैं, तो 90 दिन जब साल में बच गए हैं, तो 182 दिन तो उसमें कोई डायरेक्टर हो नहीं ना सकता उस साल में, उस पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। जब बचे ही 90 दिन है तो कैसे देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस? 90 इंटू 182/365, ठीक है। तो हर एक कंपनी में कम से कम, एवरी कंपनी लिखे, अब इसमें पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखा, तो बस ये लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट हो। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं अब। कहता कि स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज को, स्पेसिफाइड कंपनीज वो देखेंगे कौन सी होती हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनियों की बात कर रहा है पहली बात तो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपने बोर्ड पे रखने पड़ते हैं ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ा सकें। और ये स्पेसिफाइड कंपनीज क्या है? देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, और इनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंस ना हो बाकी डायरेक्टर्स द्वारा बोर्ड पे। और अगर कोई ऐसा ये डिसीजंस लेते हैं बाकी डायरेक्टर्स जो कि लीगल है कंपनी या इकोनॉमी के अगेंस्ट है, तो उसको रोकना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर बताया था जिसका कोई इंटरेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कंपनी के, तो उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर कह देते हैं। और उसको बताना होता है सही जगह पे, सही टाइम पे, अप्रोप्रिएट फोरम और टाइम पे कि इसका क्या इंटरेस्ट है। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये जिन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, इनकी जिम्मेवारी होती है देखना कि वो स्मूथली ऑपरेट करें। होल टाइम और एमडी जो होता है वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं कि ये बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ डिस्कशंस में, और ये क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं ताकि कंपनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेजमेंट हो सके। प्रोफेशनल और नॉमिनी डायरेक्टर्स इस कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी नॉन एग्जीक्यूटिव ही होते हैं क्योंकि ये फुल टाइम नहीं ना होते, तो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जितना। तो इनकी जिम्मेवारी इंडिपेंडेंट की तभी बनेगी अगर ये जानते हुए गलती करते हैं, जानते हुए अगर ये गलत काम में हाथ बटाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल और नॉमिनी डायरेक्टर्स की, तो ये तीनों क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव। आ गया फटाफट। अब ये एक मेन सेक्शन आ गया था यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 152। एक सेकंड आप देखो, गिव मी लाइक 10 सेकंड्स। हाँ जी, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में हमने सेक्शन 152 में क्या देखा था कि सेक्शन 152 में बताया था कि पहले डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है। कहता कि जहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कैसे अपॉइंट करना है तो वैसे कर देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं एमओए के, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स हैं, उनको मान लिया जाएगा कि ये फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जब तक डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, 1 पर्सन कंपनी में क्या बताया था कि एक ही मेंबर होता है उसमें,
तो वही जो इंडिविजुअल है, एक ही मेंबर, वही पहला डायरेक्टर मान लिया जाएगा जब तक वो आगे अपॉइंट नहीं करता डायरेक्टर्स को। तो आर्टिकल्स में पहले डायरेक्टर्स के नाम होते हैं आमतौर पे, और अगर नहीं है तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स जो है मेमोरेंडम के, एमओए को जब सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं को ही फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाता है। तो आपको पता है सिर्फ इंडिविजुअली बन सकता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म, एलएलपी, ये सब ये नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट डायरेक्टर्स का टर्म कब तक होता है? जब तक पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है, बस तब तक ही इनका कार्यकाल होता है। और ओपीसी के केस में भी क्या, पहले ही मेंबर को, शेयर होल्डर को, जो एक ही मेंबर है उसी को ही डायरेक्टर मान लिया जाता है पहला। तो वो मेंबर डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टर्म आपको पता लग गया, पहले डायरेक्टर्स का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होता है। अब क्या था कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि जितने भी बाकी अगले डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा जनरल मीटिंग में। तो शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स हैं कंपनी के, वो इकट्ठे होकर डिसीजंस लेंगे जनरल मीटिंग में। तो कहता है हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा कंपनी द्वारा जनरल मीटिंग में, एक्सेप्ट जहाँ पे कंपनीज एक्ट स्पेसिफिक कोई प्रोसीजर लिख देता है किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का। सपोज जैसे मान लो कि एडिशनल या ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर्स के केस में एडिशनल या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे दी आर्टिकल्स ने कि हाँ कि आप अगर एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स लेके आने हैं या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स लेके आने हैं तो तुम अपने आप ही अपॉइंट कर सकते हो। बोर्ड को पावर दे दी आर्टिकल्स ने, तो बस ठीक है, फिर उसने लिख दिया ना एक्ट में, कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ बस फिर वैसे ही होगा, फिर ये वैसे कर पाएंगे, ठीक है। फिर जनरल मीटिंग में क्या, फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में ही एडिशनल या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेंगे। अच्छा, अदर रिक्वायरमेंट्स हमने देखी थी अपॉइंटमेंट की, क्या देखो, जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको पहले एक दिन नंबर अलॉट करना पड़ता है। अ डायरेक्टर हु इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड shall be appointed only when he has been allotted a din under section 154 या फिर कोई और नंबर सेक्शन 153 में जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। प्रोवाइडिंग ऑफ दिन एंड फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर, हर एक पर्सन जो डायरेक्टर बनने वाला है तो उसको जनरल मीटिंग में सबको बताना पड़ेगा कि ये मेरा डिन नंबर है या कोई, ठीक है, और दूसरा नंबर है प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153, उसको बताना होगा लिख के या जैसे भी अनाउंसमेंट करके, ठीक है। तो उसको एक डिक्लेरेशन भी देनी होगी जनरल मीटिंग में कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के लिए अंडर दिस एक्ट। फिर उसको एक रिटन कंसेंट देना पड़ता था, रिटन कंसेंट देना पड़ता था फॉर्म DIR 2 में कि हाँ भी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। उसकी अपॉइंटमेंट से पहले उसको ये देना होगा लिख के, जनरल मीटिंग में उसको डिक्लेयर करना होता है अपना डिन नंबर या दूसरा नंबर, ठीक है। और उसको ये भी बताना था कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, फिर उसको DIR 2 में एक रिटन कंसेंट देना होगा, ठीक है, कंपनी को। और फिर कंपनी वो कॉन्सेंट जो है उसका डायरेक्टर का, वो ROC के पास फाइल कर देगी 30 दिन के भीतर। 30 दिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन फॉर्म DIR 12 फीस के साथ में, ठीक है। ऐसा रूल 8 ने का है कंपनीज एक्ट के। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, रूल 3 किसमें था, रूल 3 कंपनीज एक्ट किसमें था, वही वुमेन डायरेक्टर वाला वो जो एक रूल था, किसमें, रूल 3 में। एक बार से देख लो आप, हाँ ये रूल 3 था, ठीक है। मैं बता दिया कि DIR 12 फॉर्म में उसका कंसेंट लगा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेज देना है 30 दिन के अंदर, जब से उसको अपॉइंट किया था। कंसेंट किस फॉर्म में वो देता है, DIR 2 में लिख के कि मैं बनना चाहता हूँ डायरेक्टर, लिख के देता है। और DIR 12 फिर 30 दिन के अंदर भेज देना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फीस के साथ में, DIR 12 फॉर्म में भेज देना है ये। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा रूल 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ने कहा, ठीक है। अच्छा, अगर उसने कोई ऐसे बंदे को हम अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी जो एक बाहर वाली कंट्री का नेशनल है, उसकी नेशनैलिटी होल्ड करता है, जिसके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। वो कंपनी पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस ले लेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो भी साथ में लगा के भेज देंगे DIR 12 फॉर्म में, जिसमें उसका कॉन्सेंट भेज रहे थे किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 30 दिन के भीतर जब से उसको अपॉइंट किया, ठीक है। आगे आ जाओ, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये एग्जांपल आप देख लेना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक हमने स्पेसिफिक सेक्शन एक पढ़ा था कि जहाँ पे
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो जो एक नोटिस भेजा जाता है ना जनरल मीटिंग के लिए सभी शेयर होल्डर्स को, तो उसमें साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच कर देना है कि हाँ कि हम हमारे ओपिनियन में भी ये जो डायरेक्टर जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं ये सारी कंडीशंस जो हैं स्पेसिफाई करता है इन दिस एक्ट फॉर सच एन अपॉइंटमेंट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से पहले हमें अटैच करनी होती है इन दी नोटिस विच इज सेंड फॉर जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के लिए इनविटेशन देते हैं ना शेयर होल्डर्स को भी, आज क्या क्या हमने मीटिंग में डिस्कस करना है, तो उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख के देते हैं कि हमारे ओपिनियन में भी हम इस बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं और ये सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है जो एक्ट में लिखी हुई है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 कहता है फर्निशिंग ऑफ कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज डन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सिमिलर एग्जेम्पशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी में और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज में क्या है, जो एक उसको लिख कर देना होता था अपना कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, उसको DIR-2 फॉर्म में ये देना होता था कि हाँ कि मैं बनना चाहता हूँ डायरेक्टर। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसी ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 152(5) की ना कि हाँ कि लिख कर दो कि हाँ भी तुम बनना चाहते हो हमारी कंपनी के, क्योंकि इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खुद ही उसको चुन रहे हैं ना, तो उसको लिख कर देने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लिख कर क्या, मतलब गवर्नमेंट अपने बारे में अपने तरीके चलाती है ना, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो बेसिकली सुप्रीम मानती है ना अपने आप को, सुप्रीम है भी है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ भी जब हमने अपॉइंट कर दिया किसी डायरेक्टर को गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो हमें किसी रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, हमने कर दिया सो कर दिया। ठीक है, तो ये सेक्शन इसके ऊपर नहीं लगता गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, तो इसको इस गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स को DIR-2 नहीं देना होता। गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर को और सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के डायरेक्टर्स को कंडीशन वही है एग्जेम्पशन के लिए कि इनको वही 137 वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो टाइमली फाइल करने हैं, 92 सेक्शन में जो एनुअल रिटर्न है वो टाइमली फाइल करनी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया था वही सेक्शन 152(6), वही जो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन का कॉन्सेप्ट था। वही तुम्हें पता है ना कि क्यों, मतलब रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन क्यों होता है इसमें। तो कहता है कि एक सेल्फ परपेचुएटिंग मैनेजमेंट ताकि कंट्रोल ना ले सके कंपनी का, तो इसीलिए हमने डायरेक्टर्स को अपना कॉम्पोजिशन कंट्रोल नहीं करने देना। तो उस केस में डायरेक्टर्स अपनी चलाते हैं ना कि हाँ भी हम इतनी देर तक रहेंगे, हम अपने तरफ से ही अपॉइंट कर लेंगे, किसी को री इलेक्ट कर लेंगे, तो उससे कंपनी की ग्रोथ को हिंड्रेंस पहुंचती है उस केस में। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स हालांकि ओनर्स होते हैं लेकिन फिर भी ये डायरेक्टर्स की पावर्स को असर्प नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते और ये इंटरफेयर नहीं कर सकते कंपनी के मैटर्स में ना जहाँ पे मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है। तो कहता है रोटेशनल डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या होता है कि रिटायरिंग डायरेक्टर को वो री इलेक्ट नहीं कर पाते, मतलब री इलेक्ट करने से बच जाती है कंपनी उन्हीं डायरेक्टर्स को जिसके लिए जो अभी गया और जिसके लिए शेयर होल्डर्स का अनफेवरेबल ओपिनियन है। तो इसीलिए रोटेशनल डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट था 152(6) में। तो आपको पता ही है कि ये पब्लिक कंपनी को लगता था कि हर एक एनुअल जनरल मीटिंग पे कम से कम 2/3 जो हैं टोटल डायरेक्टर्स के 2/3 वो रोटेशनली, मतलब वो होंगे वो वाले डायरेक्टर्स हु आर लाइबल टू बी रिटायरिंग बाय रोटेशन। ठीक है, और बाकी बचे हुए कौन से हो जाएंगे, जो मतलब कि 1/3 डायरेक्टर्स
वो मतलब कि बाकी जो होंगे रोटेशनल में से माइनस करके, मतलब टोटल माइनस रोटेशनल कौन से हो जाएंगे कि जो परमानेंट डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन, अच्छा अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो ठीक है, फिर जैसे एक्ट में लिखा होगा तो फिर वैसे अपॉइंटमेंट होगी, फिर उसमें ये कंडीशन नहीं लगेंगी अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है एक्सप्रेसली, नहीं तो नहीं। तो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। नॉन रोटेशनल बाकी बचे हुए कम से कम 2/3 क्या थे रोटेशनल, कम से कम, ठीक है, और बाकी बचे हुए क्या नॉन रोटेशनल। अच्छा रिटायरमेंट क्या थी, तो आपको बताया ना कि ये हम पढ़ चुके हैं इसको सारा, पिछले दो तीन लेक्चर्स में, पिछले 1-2 लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था। क्या था, पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, मतलब आफ्टर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। अब आपको पता है ना कि जब पहले डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं पहली जनरल मीटिंग पे, ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर्स जब रिटायर होते हैं पहली जनरल मीटिंग पे, क्योंकि वो होते हैं ना सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, अगर आर्टिकल्स में ना लिखा हो कुछ स्पेसिफिकली, तो फर्स्ट मतलब मीटिंग से पहले ही पहले वाले डायरेक्टर्स तो अपॉइंट हो जाते हैं जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं, और फिर पहली मीटिंग पे फिर वो रिटायर हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब भी हम अपॉइंट करते हैं तो उस मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे तो उसमें रोटेशनल डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते ही हैं, और ये किसको रूल लगता है, मतलब नॉट लेस देन 2/3 ये करना ही होता है, और पब्लिक कंपनी को लगता है ये रूल, और एक सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, उसको ये रूल एप्लीकेबल है। तो अब आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं आते, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो वैसे भी कंपनी के फ़ायदे के लिए होते थे, जो बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कशंस करते थे और पॉलिसीज़ बनाते थे, और बाकी डायरेक्टर्स अगर कोई ऐसा डिसीजन ले रहे थे जो इकोनॉमी की ग्रोथ को हिंडर करता है या कंपनी की ग्रोथ को हिंडर करता है, तो उसको लेने से ये रोकते थे, ध्यान रखते थे इस चीज़ का। तो इसीलिए टोटल डायरेक्टर्स में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस करके इन्होंने रखा है, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर्स को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, ताकि रिटायरिंग डायरेक्टर्स वाली जो प्रोविजन है वो इनके ऊपर अप्लाई ना हो, क्योंकि टोटल में से रिटायर होंगे, टोटल के में से नॉट लेस देन 2/3 रिटायर होंगे ना, और उसका फिर 1/3 करेंगे रिटायर होने वाला जो नंबर है वो अभी आगे हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। अच्छा नॉमिनी डायरेक्टर क्या था, तो मतलब कहने का ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, इसीलिए उनको नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स मान लिया जाता है, और उनको हम रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर आपको बताया था कि जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जो कि एक पार्लियामेंट के किसी एक्ट से इस्टेब्लिश हुई है, अगर उसने किसी कंपनी को लोन दे दिया, किसी भी कंपनी को, तो अब कंपनी को लोन दे दिया, तो अब वो कंपनी कहीं पैसा लेकर भाग ना जाए, तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हम एक अपना बंदा अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर, ठीक है, तो ताकि हमारा इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट कर सके। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी में। अब आपको पता ही है कि नॉट लेस देन 2/3 होते हैं रोटेशनल, और उसमें से 1/3 क्या होते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं। टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 नॉट लेस देन 2/3 क्या वो रोटेशनल, और उसमें उसका फिर 1/3 क्या वो रिटायरिंग डायरेक्टर्स। एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं कई बारी पहले, ठीक है, तो इसका आपको सारा पता ही है कि मतलब इसमें क्या होता है कि वही मतलब अगर 1/3 करके जैसे 3.33 आ गया था, तो ना ये 3 का मल्टीपल है, ना 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, ना 3 है, तो नंबर नियरेस्ट टू 1/3, तो मतलब 3.33 के नियरेस्ट नंबर क्या 3, फिर 3 रिटायर हो जाते, ठीक है। अच्छा डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अब देखो जिसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा है सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट, सबसे पहले वो जाएंगे। अब हमारे एग्जाम्पल में जैसे 15 थे, तो 15 इंटू 2/3 इंटू 1/3 कितना हो गया था, 10 का 1/3 क्या 3.33 हो गया ना, तो मतलब 3 जाएंगे। तो वो 3 कौन से जाएंगे सबसे पहले, अब देखो ना
15 में से 10 तो वो थे, 2/3 हो गए ना, 2/3 कितने मतलब 10 हो गए, तो कम से कम मतलब 10 तो 10 रोटेशनल हो गए, 10 का 1/3 क्या 3.33 हो गए, तो अब 10 में से वो कौन से 3 जाएंगे, वो तो लड़ने लग जाएंगे कि मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि हाँ जिसका सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहे सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट वो 3 जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कुछ ऐसे सेम निकल आते हैं, 2 तो डिसाइड हो गए कि हाँ 2 तो पता लग गया कौन से जा रहे हैं, अब तीसरे और चौथे वाले का ऐसा था, रिटायरिंग रोटेशनल में से 10 रोटेशनल थे, 2 गए, तो तीसरे और चौथे वाले लड़ने लग गए कि यार भी हमारा तो बराबर है टेन्योर हमारा, तो कौन जाएगा, तो फिर म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, अगर म्यूचुअली नहीं कर सकते तो फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स पर्ची सिस्टम से, ठीक है। अच्छा, फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, ये भी पढ़ा था। अब जनरल मीटिंग में क्या होता है कि एजीएम में कि कंपनी वैकेंसी भर सकती है बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर, या तो उसी को ही वापस ले आओ जो गया है, या फिर उसकी जगह पे किसी और को ले आओ, ठीक है। अगर किसी और को लेके आने तो सेक्शन 160 के प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये भी था कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से कम नहीं होने चाहिए किसी भी वक्त पे, अगर कोई जा रहा है और अगर मान लो रिटायरिंग डायरेक्टर जाने के बाद में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से कम हो गए तो फिर उसी समय हमें किसी और को या उसी को ही रीअपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जाते हुए को या फिर किसी और को। अच्छा, और अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पूरे हैं उसके जाने के बाद भी, तो कंपनी रिजॉल्व कर सकती है कि हाँ भी हमने नहीं किसी को लेके आना जाते हुए डायरेक्टर की जगह। अच्छा, अगर एजीएम मान लो हुई ही नहीं, देन रिटायरमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, मतलब हर एक मीटिंग का ना एक एजेंडा होता है, ठीक है, और उसको जब एक नोटिस भेजते हैं मीटिंग के लिए तो उसमें मीटिंग के नोटिस में लिख देते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, ताकि शेयर होल्डर्स को पता लग जाए। अब हुआ क्या कि एजीएम रखी नहीं जा सकी किसी वजह से, तो इस डायरेक्टर को आज जाना था, रोटेशनल डायरेक्टर्स में से आज जाने थे, कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होने थे इस पर्टिकुलर मीटिंग पे, तो वो क्या था कि अब अगर मीटिंग नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जो रिटायरमेंट है वो पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है ना। जब अगली एजीएम होगी, जब भी मतलब अगली एजीएम क्या मतलब जिस डेट को वो पोस्टपोन्ड एजीएम जब होगी उस डेट पे उनकी रिटायरमेंट जो है वो पोस्टपोन नहीं हो सकती, उनको अपना ऑफिस उसी टाइम वेकेट करना पड़ेगा, डायरेक्टर का ऑफिस, जब पहले एजीएम होनी थी ओरिजिनल डेट पे, immediately when the AGM is ought to have been held and not on the date when the postponed AGM was held, ठीक है। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स आपको पता ही है, अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये परमानेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली। तो इनको भी जनरल मीटिंग पे ये पॉइंट किया जाता है या फिर आर्टिकल्स में जैसे लिखा हुआ है। और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब देखो हुआ क्या था, हमने पढ़ा था ना कि कई सिचुएशंस में सेक्शन 152(7) में ऐसे होता था कि जो डायरेक्टर्स जा रहे हैं उन्हीं को ही वापस मान लिया जाता है कि रीअपॉइंट कर लिया गया। ऐसा क्यों होता है कि पहली बात तो जनरल मीटिंग एडजर्न हो गई, रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी इन्होंने अब रिटायरिंग डायरेक्टर को रिटायर कर दिया, ठीक है, और फिर उसकी जगह वैकेंसी भरी नहीं, पर ये भी बताना होता है ना, या तो रेजोल्यूशन पास करना था कि हाँ भी इसकी जगह हमने किसी को नहीं लेके आ रहे क्योंकि अपने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरे हैं, लाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये बोलकर बताना होता है या लिख के बताना होता है, पर ऐसा नहीं किया कंपनी ने। एक डायरेक्टर गया उसके बाद कंपनी चुप हो गई कि हाँ भी किसी को लेके आना है या नहीं लेके आना, और ये कहा ही नहीं कि हाँ भी हम नहीं लेके आएंगे किसी को, तो मीटिंग अगले हफ्ते के लिए सेम मतलब सेम वीक पे सेम टाइम और सेम प्लेस के लिए एडजर्न मान ली जाएगी, और अगर उस दिन को नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ऑन दी नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट अ हॉलीडे एट द सेम टाइम एंड प्लेस। अच्छा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट क्या, अब क्या था एडजर्न मीटिंग पे भी रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी भरी नहीं गई, और फिर से ये बताया नहीं कि मतलब फिर से नहीं, ये नहीं बोला कि हाँ कि नहीं लेके आएंगे इसकी जगह, मना तो नहीं ना किया एक्सप्रेसली, ना पिछली वाली मीटिंग पे ना एडजर्न मीटिंग पे भी नहीं कुछ बोला रिटायरिंग डायरेक्टर के बाद जाने के बाद कि हाँ भी इसकी जगह नहीं लेके आएंगे, तो बस मान लिया जाएगा कि जो गया है उसी को ही रीअपॉइंट कर लिया गया एडजर्न मीटिंग पे विद द इमीडिएट इफेक्ट। और अब कुछ एक्सेप्शंस थी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की,
एक्सेप्शंस क्या थी अब वो देख लेते हैं फटाफट से, एक बार रिवाइज कर रहे थे ना। अच्छा, इन सिचुएशंस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होगी, ठीक है। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं होगी इन सर्कमस्टांसेस में? कहता अगर एक मीटिंग पे या या फिर एक मतलब पिछली मीटिंग पे या उससे किसी भी जनरल मीटिंग पे एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे रिटायरिंग डायरेक्टर को वापस लाने के लिए, इट हैज़ बीन पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट। तो मतलब शेयर होल्डर्स ने उसके रीअपॉइंटमेंट को फेवरेबली कंसिडर नहीं किया गया बिकॉज ऑफ नॉन पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। मतलब इसको लाना चाहते थे वापस, पहले ऐसा डिसाइड हुआ था कि जब ये जाएगा तो इसको वापस लाएंगे, तो दोबारा से इसको रीअपॉइंट करेंगे, ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया था, रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, लेकिन शेयर होल्डर्स ने वोट नहीं किया फेवरेबली, ठीक है। तो इसको वापस नहीं माना जाएगा रीअपॉइंटेड। अच्छा, रिटायरिंग डायरेक्टर ने खुद ही लिख कर दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कंपनी को कि मैं नहीं बनना चाहता डायरेक्टर दोबारा से, अनविलिंगनेस एक्सप्रेस की अपनी, तो बस ठीक है, फिर नहीं आएगा वापस, अपने आप नहीं माना जाएगा रीअपॉइंटेड। इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, रिटायर होने के बाद में इसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे ये अब डिस्क्वालीफाई हो गया अपॉइंटमेंट के लिए, तो बस फिर उसके बाद भी ये क्या है, वापस रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। अगर एक्ट में कुछ ऐसा आ गया कि मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के लिए एक स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या मतलब कोई रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक्ट ने ऐसा ही कुछ लिख दिया कि हाँ भी अगर इसको जाते हुए डायरेक्टर को वापस लेके आना है तो स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो फिर अपने आप तो डीम रीअपॉइंट माना नहीं ना जाएगा, सेक्शन 152(7) का एक्सेप्शन हो गया ये। तो फिर तो जब एक्ट ने ही कह दिया कि हाँ स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा ना पास। अच्छा, अब सेक्शन 162 जहाँ पे लग गया, सेक्शन 162 कब लगता है कि अगर कहता है कि एक सिंगल रेजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, विदाउट फर्स्ट मूविंग अ प्रपोजल विच वाज रिक्वायर्ड टू बी एग्रीड एट द मीटिंग एंड नो वोट वाज बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट, तो in such a case also section 162 is contravened and two or more appointments made by a single resolution are void. Consequently, the retiring director is not deemed to be reappointed. अब कंपनी कई बार तेजी दिखा देती है, जैसे हर एक डायरेक्टर को लाने के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है मीटिंग में, एक ही रेजोल्यूशन से कभी भी दो या दो से ज़्यादा लोगों को एज डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ना एक ही रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ भी दो या दो से ज़्यादा लोगों को वापस रीअपॉइंट करने एज डायरेक्टर्स, और पहले ऐसा प्रस्ताव पास करना था ना मीटिंग में कि हाँ एक ही रेजोल्यूशन से, एक ऐसा पहले प्रपोजल देना होता है शेयर होल्डर्स को लिख के मीटिंग में कि हाँ भी एक ही रेजोल्यूशन से हम इन दोनों या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स को, रिटायरिंग डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने प्रपोजल दिया ही नहीं था, अगर प्रपोजल देते और अगर वो एग्री हो जाते उस पर, फिर शायद ये माना जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रपोजल ही पास नहीं किया कि हाँ एक ही रेजोल्यूशन से दो या दो से ज्यादा हम डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट करेंगे, रिटायरिंग डायरेक्टर्स को, ठीक है। इन्होंने सिंगल रेजोल्यूशन ही पास कर दिया दो या दो से ज्यादा रिटायरिंग डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट करने के लिए, और इसके अगेंस्ट में कोई वोट भी नहीं आया। तो जो इन्होंने रीअपॉइंटमेंट करी है दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स की एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके, वो वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि पहले प्रस्ताव देना था, इन्होंने नहीं दिया कि हाँ भी एक ही रेजोल्यूशन से हम दो या दो से ज्यादा रिटायरिंग डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो अपॉइंटमेंट सिंगल रेजोल्यूशन से किया है वो वॉइड मानी जाएगी, तो इसमें भी डायरेक्टर को रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा, रिटायरिंग डायरेक्टर को, तो इस केस में भी सेक्शन 152(7) का एग्जेम्पशन माना जाएगा इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में ना। अच्छा, और एक ये भी पढ़ा था कि रिटायरिंग डायरेक्टर आपको पता है वही जो रोटेशनल डायरेक्टर होता है, क्योंकि वही रिटायर होता है ना, नॉन रोटेशनल तो रिटायर होता ही नहीं है। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 152(6) एंड 152(7). अच्छा, कहता गवर्नमेंट कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है और इसकी एक सब्सिडरी, तो वही आपको पता है ना यार, लिस्टेड कंपनी में तो लोगों का पैसा लगा होता है क्योंकि इनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे बिक रहे हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही पैसा लगा हुआ है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का। तो ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, इसमें लोगों का तो पैसा लगा नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको मतलब ये
डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला ये रूल जो है नहीं लगेगा, और वही रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाला जो रूल है नहीं लगेगा। गवर्नमेंट हर एक रूल से अपने आप को बचा के रखना चाहती है, गवर्नमेंट ने इसलिए ये सेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं कंपनीज एक्ट में, ताकि मतलब हम अपने तरीके से चलें। अब गवर्नमेंट कंपनी जिसमें लोगों का ही नहीं पैसा लगा हुआ, लोगों का पैसा नहीं लग, लिस्टेड नहीं है, तो फिर लग नहीं ना सकता पैसा लोगों का। पब्लिक कंपनी क्या शेयर्स खरीद सकती है? अगर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी कैसे खरीदेगी, कहाँ से खरीदेगी? तो यही मान के चलो कि इसमें सारे शेयर्स ही गवर्नमेंट के ही होंगे, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे शेयर्स होंगे ना इस कंपनी में, इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो गवर्नमेंट अपने केस में मतलब खुद ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है ना। तो इसको 152(6) और 152(7) जो है वो नहीं लग रहा। मतलब वही रोटेशनल डायरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट, और ये वाला ये जो अभी पढ़ के हटे हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला, इन्होंने कह दिया कि हमारी हैं सारे शेयर्स, इसमें पब्लिक का तो पैसा लगा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी हमारी ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये लिस्टेड तो है नहीं, इसमें बाहर वाले लोगों का कोई पैसा नहीं लगा हुआ, तो इसमें हमारे अपने ही डायरेक्टर्स हैं भी, वो इसमें कोई रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भी, हम जब तक रखना चाहेंगे अपने डायरेक्टर्स को रखेंगे। तो जब जाएगा ही नहीं डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर ही नहीं है, तो फिर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का सवाल तो पैदा ही नहीं होता ना 152(7) का, जब रोटेशनल डायरेक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। जब रोटेशन वाले ही रिटायर होते हैं, तो फिर जब कोई रिटायर ही नहीं हो रहा बाय रोटेशन, तो फिर उन्हीं को ही रीअपॉइंट करने की बात कर रहे थे। तो इसीलिए सेक्शन 152(6) और 152(7) रोटेशनल डायरेक्टर और डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है, और इन गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरीज को, ठीक है। पर कंडीशन वही कि एग्जेम्पशन में अगर आना है इनको, तो इनको वही कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी कि सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न आरओसी के पास टाइमली फाइल करनी है, और सेक्शन 137 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो भी टाइमली फाइल करने हैं। तो गाइज ये जस्ट एक रिवीजन लेक्चर था ऊपर जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसका। अब हम आगे फर्दर लेक्चर अपलोड करेंगे अब। थैंक यू सो मच।